आइए हम लोग पिछले कड़ी को निरंतर रखते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि मराठों के उदय के संदर्भ में कौन से अलग अलग विचार दिए गए हैं। क्या वो विचार पूरी तरह से तथ्य पर आधारित है या उसमें कुछ मिथ्या भी है। दरअसल मराठों के उदय के संदर्भ में किसी एक निश्चित विचार को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी सफलता किसी के पीछे कोई एक कारक कार्य नहीं करता है, उसके पीछे कई कारक होते हैं और उन सभी कारकों का उन समस्त कारकों का संश्लेषण ही सफलता का स्रोत होता है। इसीलिए मराठों के उदय के संदर्भ में भी किसी एक परिभाषा को समझना, किसी एक परिभाषा को स्वीकार कर लेना स्वीकार्य नहीं होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो थ्योरी देखा था कि कैसे वो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता के रूप में था और था तो किस सीमा तक था। दूसरा, कैसे सह्याद्री क्षेत्र के विद्रोह का परिणाम था। अब तीसरा जो तर्क दिया जाता है मराठों के उदय के संदर्भ में, वो ये दिया जाता है कि दरअसल ये मुस्लिम शासकों के खिलाफ हिंदुओं का एक सांप्रदायिक प्रतिक्रिया था। यानी मराठों के उदय के संदर्भ में तीसरा तर्क ये भी है कि ये हिंदुओं का एक सांप्रदायिक प्रतिक्रिया था। तो सांप्रदायिक प्रतिक्रिया हम इसे कैसे माने, ये हमारे लिए चुनौती है। अगर याद रखिए, ये सांप्रदायिक प्रतिक्रिया ऐसा नहीं था, हम इसे पूरी तरह से डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत वैचारिक स्तर पर मराठा राज्य निर्माण में सहयोग दिया था। वर्तमान राजनीति में भी अगर देखें तो ये आपको मिलता है। हर एक क्षेत्रीय दल से लेकर के राष्ट्रीय दल तक सब में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत धर्म विशेष के प्रति झुकाव होता है और उसको लेकर के लोगों को ध्रुवीकृत किया जाता रहा है। लेकिन पूरी तरह से किसी दल को, चाहे वर्तमान की राजनीतिक दल हो या मध्यकाल के स्वतंत्र शक्तियां हो, सांप्रदायिक नीतियों के या हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित करने के पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जब से मुगल सत्ता भारत में दिल्ली को केंद्र बना करके शासन करना शुरू की, तब से उसके आचरण, उसके निर्णय, उसके प्रशासन में सांप्रदायिकता दिखता है। यानी किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहित किया गया, उसको संरक्षित किया गया, तो उस धर्म विशेष से पृथक विधर्मियों को कहीं ना कहीं हाशिए पर रखने की कोशिश की गई, दरकिनार किया गया। और ये बात कुछ सत्य भी है। आपको पता ही है कि बाबर ने भी जिहाद की घोषणा की थी और जब वो राजपूतों से लड़ा तो उसे जिहाद का नारा दिया, उसे जिहाद का नाम दिया। जिहाद का तात्पर्य होता है धर्म युद्ध, यानी कि धर्म के प्रसार के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए जो लड़ा जाता है एक समुदाय विशेष के द्वारा, उसे जिहाद कहा जाता है। ईसाई धर्म में इसे क्रूसेड कहा जाता है और सनातन संस्कृति या आर्य संस्कृति में इसे धर्म युद्ध कहा जाता है। समय समय पर धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म विशेष के आचरण और प्रवृत्ति के अनुरूप लड़ा जाता रहा है। तो सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक प्रतिक्रिया थी कि नहीं थी, इसका परीक्षण हमारे लिए जरूरी है।
तो सांप्रदायिक परीक्षण करने के लिए यहाँ पर दो पहलू हैं। एक इस्लाम के मानने वाले हैं जो मुगल सत्ता जिसका प्रतिनिधित्व करता है, और दूसरा है गैर इस्लामिक यानी हिंदू कम्युनिटी है जिसकी प्रतिनिधित्व अभी हम मराठा को मान लेते हैं। इससे पहले राजपूत भी थे। तो दरअसल इसे क्यों हम सांप्रदायिक कहें, क्या हमारे पास इसका तर्क है? तो इसका तर्क ये है कि जैसे हमने बात किया कि बाबर के समय में बाबर ने भी धर्मयुद्ध कहा था। उससे पहले दिल्ली सल्तनत का जब या तुर्की सल्तनत का जब हुकूमत था भारत में, तो वो भी कहीं ना कहीं उनका जो राजत्व सिद्धांत था धर्म से प्रेरित था। चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, बलबन की बात करें, फिरोज शाह तुगलक की बात करें, सब कहीं ना कहीं धर्म से प्रभावित थे। उनके इर्द गिर्द और धर्म के प्रतिनिधित्व यानी उलेमा थे, और उलेमा के विचारों का प्रभाव उन सुल्तानों पर पड़ता था। उनके निर्णय में, उनके विवेक बुद्धि में, उनके व्यवस्था में, उनके तंत्र में कहीं ना कहीं झलकता था। तो ये तर्क दिया जाता है कि दरअसल मुगल ने भी जो शासन की पद्धति अपनाई थी वो इस्लाम पर आधारित था, और इसके वजह से मराठों ने इसे अपना धर्म समझा कि मुगलों का विरोध किया जाए और मुगलों को भगाया जाए, और इसी क्रम में उन्होंने राज्य की स्थापना कर ली। मुगलों ने भी जैसा बाबर ने किया था उसी तरह से बाबर के बाद जहांगीर, आप देखेंगे कि अकबर भी आरंभिक जीवन में कट्टर मुसलमान की तरह व्यवहार कर रहा था। लंबे समय तक जजिया कर, तीर्थ कर लगाया जाता था। बाद के दिनों में उसे हटा दिया गया जब अकबर को ये एहसास हो गया कि इस विशाल देश पर हुकूमत तभी किया जा सकता है जब तटस्थ होकर के, सहिष्णु होकर के आचरण और व्यवहार किया जाए और राज कार्य को संपादित किया जाए। लेकिन बाद के जितने भी शासक हुए, चाहे जहांगीर हो, चाहे जहांगीर हो, शाहजहां हो, औरंगजेब हो, वो सब के सब कहीं ना कहीं धर्म से प्रेरित रहे और शरिया के अनुसार, इस्लाम के अनुसार शासन करने की कोशिश की। इस धार्मिक या धर्म तंत्र पर आधारित शासन ने मराठों को उकसाया, उसे प्रेरित किया कि उसका विरोध किया जाए। आपको पता ही होगा, अंग्रेज औरंगजेब ने तो कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए थे जो आज भी हिंदुओं के लिए या गैर इस्लामिक लोगों के लिए एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में दिखने लगता है। वर्तमान की सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो चाहे अन्य राज्यों में जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वो इस चीज़ को आज भी भुनाती है, उसका फ़ायदा उठाती है या उसका राजनीतिक औजार के रूप में प्रयोग करती है। औरंगजेब ने बहुत सारे भारत के मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतरण कराया, इस्लाम न स्वीकार करने पर सिखों से लेकर के हिंदुओं को मारा, इनके बड़े बड़े मंदिरों को लूटा गया, उनके कीमती मूर्तियों को तोड़ करके ले जा करके मस्जिद के दरवाजे पे सीढ़ी बनाया गया ताकि हमेशा पैर पड़ता रहे। तो ये जो ब्राह्मणों को टारगेट किया गया, जनेऊ देख करके उनकी हत्या की जाने लगी। तो ये जो अराजकता का माहौल था मुगलों के समय में, और जिसकी पराकाष्ठा हमको औरंगजेब के समय में दिखाई देता है, तो कहीं ना कहीं ये मराठों का एक स्वाभाविक हिंदू प्रतिक्रिया के रूप में मराठा राज्य के उदय में सहयोगी रहा। लेकिन अगर जब ये एक पहलू सत्य है तो दूसरी पहलू ये होना चाहिए कि अगर ये हिंदू प्रतिक्रिया पूरी तरह से था, यह सांप्रदायिकता के आधार पर या सांप्रदायिक बुनियाद पर मराठा राज्य का सृजन किया गया था, तो इसका दूसरा पहलू ये कहता है कि
शिवाजी ने जो मराठा राज्य की स्थापना की, तो क्या इस स्थापना के दौरान उन्होंने अपने उन हिंदुओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया? क्या उन्होंने अपने राज्य स्थापना के क्रम में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किया? क्या हिंदुओं को लूटा नहीं? या हिंदुओं से महाराष्ट्र के बाहर के हिंदुओं के लिए, उनके हित के लिए लड़ाई लड़ी? तो पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि वो जब राज्य निर्माण कर रहे थे, तो राज्य निर्माण के दौरान इसमें कोई शक नहीं है कि मराठों के मन में हिंदुत्व की भावना थी। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर के जो हिंदू थे, उनसे चौथा स्वदेश मुखी वसूल करने के क्रम में, राजस्व वसूल करने के क्रम में, अपने प्रभुत्व के विस्तार के क्रम में उन्होंने हिंदुओं को भी अपना प्रतिद्वंदी समझा। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह से धर्म ध्वज लेकर के या धर्म के उद्धारक के रूप में आगे बढ़े थे और हिंदुओं के बीच उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किए थे। तो राज्य निर्माण के क्रम में याद रखिएगा, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि राज्य निर्माण के क्रम में कई सारे फैक्टर या कई सारे कारक कार्य करते हैं, जिसमें कुछ लोग बलि या कुछ लोगों को सेक्रीफाई भी करना पड़ता है और तभी जाकर के राज्य का निर्माण होता है। तो पूरी तरह से सांप्रदायिक कहना, इस तर्क पे हम कह सकते हैं कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया था, जिसमें हिंदू भी शामिल थे और मुस्लिम भी शामिल थे। इन्होंने ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से इस्लाम विरोधी या इस्लाम के धूर विरोधी के रूप में मराठा राज्य का उदय किया। अगर ऐसा होता तो वो हिंदुओं के साथ धर्म अनुसार व्यवहार करते, उनको लूटा नहीं जाता, उनके हित के लिए लड़ाई लड़ते, लेकिन ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलता है। तीसरा तर्क ये हो गया कि सांप्रदायिक हिंदू का सांप्रदायिक विद्रोह था। ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है। ये सब जो मत है, ये मत हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इन मतों के आधार पर ही आपको मराठा राज्य की उदय के पीछे जो वास्तविक कारक था वो आप समझ पाएंगे और उसके मदद से ही आपसे पूछे जाने वाले मेंस में सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। जैसे यही सवाल 150 वर्ड्स में आपसे पूछा जाएगा कि क्या मराठा राज्य हिंदू प्रतिक्रिया था या सांप्रदायिक प्रतिक्रिया था, बताइए। तो आप एक पहलू बताएंगे कि ऐसा हमको दिखता है, क्योंकि अतीत में लंबे इतिहास में 1206 से लेकर के लगभग 1694 तक 1674 तक मराठों के राज्य की स्थापना तक केंद्र में दिल्ली में जो भी इस्लामिक सत्ता बैठी है, जो भी सत्ता बैठी है दिल्ली में, वो इस्लाम धर्म को मानने वाली है, किसी विशेष धर्म के प्रति झुकाव है और उनका निर्णय, उनके व्यवहार, उनके प्रशासन करने की या शासन करने की तकनीक सब कहीं ना कहीं इस्लाम से इन्फ्लुएंस है। और इसलिए हमको ये इस्लामिक स्टेट के रूप में दिखता है। फलस्वरूप इसके प्रतिक्रिया के रूप में मराठों ने इसको एक अवसर समझा, मराठों ने इसे राज्य निर्माण के लिए राजनीतिक टूल्स के रूप में या औजार के रूप में प्रयोग किया। लेकिन ये पूरी तरह से मराठा राज्य सांप्रदायिक नहीं था। ये मराठा राज्य के निर्माण की जो बृहद कॉन्सेप्ट था, ब्रॉड कॉन्सेप्ट था, उसको धूमिल करने का प्रयास है। इसीलिए सांप्रदायिक कतई नहीं था, पूरी तरह से राष्ट्रीय भी नहीं था, जैसा हम लोग पिछले तर्कों में देखे हैं। एक और ये भी तर्क दिया जाता है कि दरअसल मराठा राज्य का उदय दक्षिण के जो छोटे छोटे सुल्तान थे, जो बहमनी राज्य के विखंडन के बाद बने थे, उन पर दबाव पड़ने के परिणाम स्वरूप
मुगलों से जो दबाव पड़ रहा था, उसके दबाव के परिणाम स्वरूप ही इसका उदय हुआ था। इस तथ्य का परीक्षण भी हमें कर लेना चाहिए। यानी कि मराठा राज्य का उदय से संबंधित अगला मत ये है कि इनका उदय दक्कन के सुल्तानों, दक्कनी सुल्तानों की प्रतिक्रिया था, कि प्रतिक्रिया का प्रकटीकरण था। दक्कनी सुल्तानों की प्रतिक्रिया का प्रकटीकरण था। इसका तात्पर्य यह है कि दरअसल दक्कन के जो छोटे छोटे राज्य थे वो कहीं ना कहीं मुगलों के दबाव में आकर के, ये जो छोटे छोटे राज्य थे 5 राज्य, ये कहीं ना कहीं मुगलों के दबाव में रहते थे। मुगल, आप देखेंगे अकबर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उससे पहले भी दिल्ली सल्तनत जब था तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत यहाँ तक पहुंच चुका था। मुगलों के समय में भी अकबर के समय तक यहाँ राज्य विस्तार हो चुका था। औरंगजेब भी बैठा हुआ यहाँ पर इन प्रांतों को नियंत्रित करने की कोशिश करता था। याद रखिए, इधर सुन्नी है, इधर शिया है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक धार्मिक वैचारिक मतभेद था। बुनियाद ये था। जैसे आज के राजनीतिक में भी देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारत के बहुसंख्यकों का जो झुकाव देखने को मिलता है, जो राजनीतिक विभाजन दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं वो नस्लीय झुकाव है। वो उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं जो मन में, आम लोगों के मन में है। गैर भारतीय जनता पार्टी जैसे कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वो इस चीज का उनमें अभाव था। उनका जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, वो दरअसल कमर्शियल नेशनलिज्म था, व्यवसायिक राष्ट्रवाद था। उनके अंदर भी राष्ट्रवाद था। भारत दूसरे राष्ट्रवाद के दौर से गुजर रहा है। एक बार जब राष्ट्रवाद आया था 1885 में, तो अंग्रेजों के खिलाफ आया था, और अभी जो राष्ट्रवाद आया है वो औरंगजेब के वंशजों के खिलाफ आया है। तो ये दूसरा राष्ट्रवाद के दौर से भारत गुजर रहा है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद कमर्शियल नेशनलिज्म था, व्यवसायिक राष्ट्रवाद था। तो ये राष्ट्रवाद कल्चरल नेशनलिज्म है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। और संस्कृति एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है जिस पे हम लोग अलग से बात करेंगे। उस समय भी थोड़ी सी ये हास्यास्पद है, और ये राजनीति के लिए या इतिहास के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है समझने का कि जब अंग्रेजों ने रेलवे, डाक, तार, परिवहन का भारत में विकास किया था, तो वो अपने समृद्धि के लिए, अपने व्यापार के उन्नति के लिए शासन को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए किया था। अपने शासन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए इन साधनों का प्रयोग किया था। ठीक इसी तरह से 2014 के बाद से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, तब से राजीव गांधी द्वारा लाए गए सूचना तकनीक को राष्ट्रवाद के रूप में प्रयोग किया गया। राजीव गांधी जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में कंप्यूटर लाए। कांग्रेस ने ही भारत में ग्लोबलाइजेशन लाया 1991 में, खगोलीकरण या वैश्वीकरण जिसको आप कहते हैं, जिसके वजह से भारत का बाजार विश्व के बाजार से जुड़ गया और मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में भी इन्वेस्ट करने लगी, यहाँ भी कंपनियां स्थापित करने लगी। तो विश्व में संचार क्रांति आया। संचार क्रांति का भारत में भी स्वागत किया गया, कांग्रेस के द्वारा इसे लाया गया
अपने बेनिफिट के लिए भी लाया गया और जनता के लिए भी लाया गया। और उसी संचार क्रांति का प्रयोग करके सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक, इंस्टा और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उनका उपयोग करके अभी की सरकार राष्ट्रवाद के माध्यम से राष्ट्रवाद को प्रेरित कर रही है। और स्थिति ये हो गया है कि यूपी का चुनाव होता है और केरल में बैठा हुआ राष्ट्रवादी उस चुनाव का कैंपेनिंग करते रहता है सोशल मीडिया के माध्यम से। यूपी का चुनाव हो रहा है और टेक्सास में सिलिकॉन वैली में बैठा हुआ एक इंटरप्रेन्योर या एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया पर योगी का प्रमोशन कर रहा है। तो ये जो राष्ट्रवाद दूसरा आया है ये भी इतिहास का पुनरावृत्ति है कि करता कोई और है और भरता कोई और है। तो यहाँ पर जो हमको दिखाई देता है कि ये दक्कन के सुल्तानों का प्रतिक्रिया का अभिव्यक्ति था मराठा राज्य का उदय। क्या प्रतिक्रिया थी? तो दरअसल औरंगजेब इन राज्यों पर नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से चाहता था और समय समय पर करता भी रहता था। लेकिन इसके वापस जाने के बाद याद रखिएगा, औरंगजेब जब अपनी पहली सूबेदारी शुरू की थी शाहजहां के काल में, तो वो दक्कन का ही सूबेदार था और यहाँ के राजनीति का उसे पूरा अनुभव था। वो जानता था कि ये शिया मुसलमान कभी भी मुगलों के फेवर में नहीं सोचते हैं, इसीलिए वो कोशिश करते रहा मरणोपरांत कि इन राज्यों को मुगलों में मिला लिया जाए और इनको पूरी तरह से अपने अधीनस्थ कर दिया जाए। लेकिन ये देखेंगे कि इन छोटे छोटे राज्यों पर नियंत्रण के बावजूद भी ये हमेशा अस्थिर बना रहा। मराठे और दक्कन के राज्य दोनों मिल करके मुगलों को प्रति संतुलित करने का प्रयास करते रहे और इसी क्रम में मराठों का उदय हो गया। तो ये प्रतिक्रिया यही था कि जब भी दक्कन के शक्ति को दबाने की कोशिश करते तो यहाँ के जो सुल्तान होते थे, चाहे अहमदनगर हो, बीजापुर हो, बरार हो, गोलकुंडा हो, ये सारे सुल्तान मराठों का जो एक लड़ाका कौम था, एक ग्लेडिएटर की तरह कार्य करते थे, क्योंकि ये ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया में थे जो इनके अंदर एक लड़ाकू प्रवृत्ति पैदा कर दिया था, तो इनका ये मदद लेते थे। तो इसी मदद के परिणाम स्वरूप दोनों मिल करके मुगलों की शक्ति को उधर ही उत्तर में ही सिमट करके रखने के क्रम में मराठों का उदय हो गया। और ये राजनीति का स्वाभाविक कह सकते हैं कि परिणाम है। राजनीति में कौन किसका दोस्त होता है, कौन किसका दोस्त दुश्मन होता है, पता ही नहीं चलता है। आज भी देखेंगे तो जब भी चुनाव आता है तो गठबंधन, महागठबंधन, पता नहीं कौन कौन से गठबंधन बन जाते हैं। और इस दौरान कई ऐसे राजनीतिक प्रतिनिधि या कई ऐसे जनप्रतिनिधि उस अवसर का फायदा उठा करके राजनीति में अच्छे मुकाम हासिल कर लेते हैं। आप देखेंगे कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनको बहुत कम ही लोग जानते थे, लेकिन किसी पार्टी विशेष के द्वारा जब उनका प्रयोग किया गया तो पार्टी को फायदा तो हुआ ही, उस व्यक्ति विशेष को भी फायदा हो जाता है और पार्टी विशेष ने उसके समकक्ष या उसके प्रतिद्वंदी, अपने प्रतिद्वंदी को परास्त करने के लिए, डिफीट करने के लिए इनका जब उपयोग करती है तो ये इनको भी फायदा हो जाता है और अवसर मिल जाता है। तो मराठों के उदय के संदर्भ में एक कल्पना या एक तर्क ये भी दी जाती है कि दक्कन के जो सुल्तान थे उन सुल्तानों की प्रतिक्रिया का प्रकटीकरण थे, और ऐसा था भी। ये दोनों ही आप देखेंगे मिल करके समझौता करके इनको रोकने का प्रयास करते रहते थे और इसी क्रम में धीरे धीरे मराठों को इन सुल्तानों से इनके दरबार में सेवा करने का मौका मिला, सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, आर्थिक मदद प्राप्त हुआ, जागीरदार जमींदार बने, सरदेशमुख बने और इससे धीरे धीरे वो शक्तिशाली होते गए। और एक समय आया कि शिवाजी के समय आते आते कई ऐसे सहायक परिस्थितियों से मिला करके फाइनली 1674 में मराठे राज्य की नींव रख दी जाती है। तो ये तर्क भी हमको समझ करके रखना है। लेकिन सिर्फ इसी वजह से मराठों का उदय हुआ था
ये कहना पूरी तरह से सत्य नहीं होगी। तो किन कारणों पर मराठों का उदय हुआ है, अब इसकी चर्चा हम लोग क्रम से करते हैं। एक एक वो कारक देखते हैं, सूक्ष्म मूल्यांकन या माइक्रो एनालिसिस करते हैं, जिससे हमको पता चले कि कैसे मराठे एक लड़ाका कौम, एक किसान कम्युनिटी अदला सिपाही से शुरू करते हैं, किसान से शुरू करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में हैंड टू माउथ वाला जो लाइफ सरवाइव करता था कि आज मेहनत करता है तभी शाम को भोजन मिलता है, रोटी मिलता है, वो कौम इतनी बड़ी साम्राज्य बना लेती है कि अखिल भारतीय सत्ता की दावेदार हो जाती है, और उसके समकक्ष भारत में उस समय कोई भी शक्ति नहीं है जो उनको नियंत्रित कर सके। और औरंगजेब के बाद तो कोई भी नहीं। औरंगजेब तक तो था कि चलो, लेकिन औरंगजेब के सिपासालार को भी या औरंगजेब के सेनापति को भी मात दिया गया शिवाजी के द्वारा, उसकी हत्या की गई। तो एक एक कड़ी को हम लोग देखते हैं कि कैसे मराठों का उदय हुआ।